Hello students, my name is Lalit Gautam and I welcome you all on this channel World Student Scope. हम करने वाले हैं क्लास 11th का आज एक नया टॉपिक स्टार्ट दैट इज वेक्टर्स। अभी तक के लेक्चर्स में हमने बेसिक मैथमेटिकल टूल्स पढ़े हैं जिसके अंदर हमने ग्राफिकल पार्ट, ट्रिग्नोमेट्री और हमने कैलकुलस पार्ट को कवर किया दैट इज डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वेक्टर्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वी नो, हम बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं कि देर आर टू टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, वन इज स्केलर क्वांटिटीज, अनदर वन इज वेक्टर क्वांटिटीज। इनके एग्जांपल्स भी आपने सुने हैं। स्केलर क्वांटिटीज के बहुत सारे एग्जांपल हैं जैसे टाइम हो गया, स्पीड हो गया, मास, एरिया, डेंसिटी, वॉल्यूम, है ना। तो ये सभी एग्जांपल्स हैं स्केलर क्वांटिटीज के। और वेक्टर क्वांटिटीज भी हमने सुनी है, क्लास 9th में हम पढ़ लेते हैं वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, फोर्स के बारे में हम पढ़ लेते हैं। तो बहुत सारी क्वांटिटीज हम ऐसी ऑलरेडी पढ़कर आए हैं जो वेक्टर क्वांटिटीज हैं और हम जानते हैं कि वो वेक्टर क्वांटिटीज हैं। बट एग्जैक्टली वेक्टर क्वांटिटीज को यूज कैसे करना है, उन्हें रिप्रेजेंट कैसे करना है, ये सब हमने नहीं पढ़ा है, राइट। तो आज के इस लेक्चर में हम यही देखेंगे कि हम वेक्टर क्वांटिटीज के साथ में कैसे डील करेंगे, क्योंकि इतने सालों से हम स्केलर क्वांटिटीज से ही डील करते आए हैं। वेक्टर क्वांटिटीज को जब हम पढ़ते हैं तो उसका एक अलग तरीका होता है, उन्हें ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, सब कुछ जो हम करते हैं वो नॉर्मल जैसे स्केलर क्वांटिटीज के साथ में हम करते हैं वैसे हम नहीं कर सकते, राइट। तो हमें देखना है कि वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती हैं, सब कुछ हमें वेक्टर क्वांटिटीज के बारे में पढ़ना है। सो दिस विल बी अ कंप्लीट सीरीज ऑफ 7 to 8 लेक्चर्स जिससे हम सिर्फ वेक्टर्स के बारे में देखेंगे। ओके, सो आज का जो ये लेक्चर है बहुत ही बेसिक सा लेक्चर है। एग्जाम्पल से हम देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या दिखाया गया है, डिस्टेंस। ये कोई भी एक आदमी है, दिस इज अ मैन जो कुछ डिस्टेंस कवर करता है, फॉर एग्जांपल 6 मीटर तक वो यहाँ पर गया एंड नाउ ही इज रिटर्निंग बैक। ओके, तो हम पढ़ते हैं कि स्केलर क्वांटिटीज के अंदर डायरेक्शन नहीं देखी जाती है और वेक्टर क्वांटिटीज में डायरेक्शन देखते हैं, ठीक है। तो ये डिस्टेंस जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, राइट। वो पहले राइट डायरेक्शन में जा रहा है तो उसका डिस्टेंस इंक्रीज कर रहा है, 0 से हुआ 2, देखिए 2, फिर 4, देन हिज डिस्टेंस विल बी 6। अब जब वो वापस आ रहे हैं यानी कि लेफ्ट डायरेक्शन में, स्टिल हिज डिस्टेंस इज इंक्रीजिंग। अब उसकी डायरेक्शन चेंज हो चुकी है, राइट। उसकी डायरेक्शन ऑपोजिट है बट डिस्टेंस पर कोई फर्क नहीं पड़ा, इस चीज का डिस्टेंस पर कोई फर्क नहीं पड़ा। सो डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। डिस्टेंस हमेशा इंक्रीज ही करेगा, ये फर्क नहीं पड़ता कि हम किस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। ऑल राइट। सिमिलरली वी हैव स्टडीड अबाउट डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट के बारे में आपने पढ़ा है। तो वही सेम आदमी जब जाता है राइट डायरेक्शन में तो डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज करती है एंड व्हेन ही स्टार्ट्स रिटर्निंग बैक तो देखिए डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज कर रही है, 5, 4, 3, 2। अगर वो अपने स्टार्टिंग पॉइंट पर दोबारा से आ जाए तो उसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी हो जाएगी, 0। तो डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि डायरेक्शन जैसे ही चेंज हुई डिस्प्लेसमेंट देखो चेंज होना स्टार्ट हो गई, डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज कर रही है। पहले वो इंक्रीज कर रही थी, एक डायरेक्शन में जाने पर, ऑपोजिट डायरेक्शन में आने पर वो डिक्रीज कर रही है। तो यही होती है वेक्टर क्वांटिटीज जो डायरेक्शन से अफेक्ट उन पर पड़ता है, ठीक है। डायरेक्शन के चेंज करने से वो क्वांटिटी भी चेंज हो जाती है, हम देख सकते हैं वो क्वांटिटी चेंज हो रही है, ठीक है। तो ये एक एग्जाम्पल हुआ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का। एक और एग्जाम्पल हम समझ सकते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का। हम ज्योग्राफी नहीं पढ़ने वाले हैं। दिस मैप, ओके, हमारे इंडिया का मैप है। नाउ दिस इज दिल्ली, ओके। अब दिल्ली से अगर आपको जाना है, मान लो गुजरात में हम जाते हैं कहीं, लेट्स से हियर इट इज सूरत, ठीक है। सूरत गुजरात में ही है। तो दिल्ली से जब हम सूरत जा रहे हैं, लेट्स अज्यूम कि जो डिस्टेंस है वो कितना है, 1200 किलोमीटर्स, लेट्स से, ठीक है। मैंने वैसे ही मान लिया कि 1200 किलोमीटर्स है और मान लेते हैं इस डायरेक्शन में हम कहीं चल पड़ते हैं, यहाँ तक ये डिस्टेंस बिहार में कहीं पहुँच गए, बिहार में पटना, ठीक है। तो बिहार में हम आगे, पटना कितना डिस्टेंस है, सेम डिस्टेंस है 1200 किलोमीटर। ये बस मैंने ऐसे ही मान लिया है, ठीक है। इसको देखकर ये मत कहना कि डिस्टेंस तो है ही नहीं 1200 किलोमीटर, कुछ भी हो सकता है, बट आई एम अज्यूमिंग दिल्ली से सूरत 1200 किलोमीटर, दिल्ली से पटना भी 1200 किलोमीटर। तो दोनों डिस्टेंस कितने हैं, सेम है, एग्जैक्टली सेम है, ठीक है। लेकिन क्या डिस्प्लेसमेंट भी सेम होगी। जब आप दिल्ली से सूरत, अगर आप इस डायरेक्शन में मूव करते हैं तो आप सूरत पहुंच जाएंगे और अगर आप इस डायरेक्शन में मूव करते हैं तो आप पटना पहुंच जाओगे, राइट। तो डायरेक्शन से बहुत फर्क पड़ेगा, आपकी डेस्टिनेशन क्या होगी उस चीज का डायरेक्शन से बहुत फर्क पड़ेगा, ओके।
तो डायरेक्शन इज इंपॉर्टेंट। डिस्प्लेसमेंट अगर हम देख रहे हैं, हमें दिल्ली से डिस्प्लेस होना है, कितना डिस्प्लेस होना है 1200 किलोमीटर, कितना डिस्प्लेस होना है 1200 किलोमीटर, ठीक है। लेकिन वो डायरेक्शन भी तो सही होनी चाहिए, हमें जाना है पटना, हम पहुंच गए सूरत, तो डायरेक्शन गलत है, राइट, हमने सही डायरेक्शन यूज नहीं की। सो ऐसे ही बोलते हैं ना कि लाइफ में भी सही डायरेक्शन का होना जरूरी है। अगर हमें अपने गोल्स को कहीं पर भी पहुंचना है तो सही डायरेक्शन का होना जरूरी है। ऐसे ही यहाँ पर भी वेक्टर क्वांटिटीज के साथ में डायरेक्शन का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब तक आप समझ गए होंगे और ऑलरेडी आप जानते ही हैं इतना, ये बहुत ही बेसिक पार्ट है। आज का लेक्चर बहुत ही बेसिक होने वाला है। वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट वेक्टर क्वांटिटीज, और हमें पता लगा कि वेक्टर क्वांटिटीज के साथ डायरेक्शन का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, स्केलर क्वांटिटीज में कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो किस डायरेक्शन में है, ठीक है। ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बिल्कुल सेम है, लेकिन ये डिस्प्लेसमेंट और ये डिस्प्लेसमेंट सेम नहीं है। ओके, हाँ, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड सेम है, ओके, बट डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो यहां पर डायरेक्शन से काफी फर्क पड़ेगा। नाउ लेट्स डिफरेंशिएट बिटवीन स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज। ओके, वैसे तो हमें पता ही है सब कुछ, आई होप ये आपको भी पता होगा, क्योंकि ये काफी पुराना चला आ रहा है, स्केलर क्वांटिटीज वेक्टर क्वांटिटीज पहले से। ओके, तो स्केलर्स हैव ओनली मैग्नीट्यूड, हमें पता है कि स्केलर्स के पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, उनके पास उसके अलावा कोई इंफॉर्मेशन नहीं होती बताने को। लेकिन वेक्टर्स के पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है, राइट, ये हमें पता है। स्केलर को अगर चेंज करना है तो इफ देयर मैग्नीट्यूड चेंजेस तो स्केलर क्वांटिटी भी चेंज हो जाएगी ऑब्वियसली। 1200 किलोमीटर और 1000 किलोमीटर्स, ये दोनों डिस्टेंसेस अलग हैं, ठीक है, इनको हम अलग मानेंगे। लेकिन 1200 किलोमीटर किसी भी डायरेक्शन में हो वो सेम डिस्टेंस है, ठीक है। तो अगर स्केलर क्वांटिटी को चेंज करना है तो सिर्फ और सिर्फ आप उसके मैग्नीट्यूड को ही चेंज करेंगे, तभी हमें समझ में आएगा कि हाँ ये जो है डिस्टेंस अलग है, पहले वाला डिस्टेंस कुछ और था, ठीक है। मैग्नीट्यूड को चेंज करेंगे। वेक्टर्स को अगर चेंज करना है तो इफ ईदर देयर मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन और बोथ चेंजेस, तो वेक्टर्स को चेंज करने का हमारे पास काफी तरीके हैं। कैसे? आप वेक्टर अगर चेंज करना चाहते हो तो डायरेक्शन को चेंज कर दो। देखिए हमने यहां पर देखा था इस एग्जांपल में, अगर हम डायरेक्शन को चेंज कर रहे हैं तो वेक्टर क्वांटिटी चेंज हो गई ना, ये डिस्प्लेसमेंट और ये डिस्प्लेसमेंट अलग है, राइट। तो डायरेक्शन को चेंज करेंगे तब भी वेक्टर क्वांटिटी चेंज हो जाएगी, मैग्नीट्यूड को चेंज करेंगे तब भी चेंज हो जाएगी, राइट। अगर इसी डायरेक्शन में 1200 की बजाय हम 1300 किलोमीटर चले गए तो वो वेक्टर अलग है ऑब्वियसली। डायरेक्शन बेशक से सेम है बट मैग्नीट्यूड के चेंज होने से भी वो चेंज होगा, या फिर आप दोनों में एक साथ भी चेंज ला सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया वेक्टर क्वांटिटीज इस तरह से चेंज होती हैं। ऑल राइट। नाउ थर्ड डिफरेंस इज दे कैन बी एडेड अकॉर्डिंग टू ऑर्डिनरी लॉज ऑफ अलजेब्रा। स्केलर क्वांटिटीज को हम अपने ऑर्डिनरी अलजेब्रा से ऐड कर देते हैं, राइट। तभी तो हम मास 1 kg + 2 kg = 3 kg, हमें नहीं पता कि वो किस डायरेक्शन वहां पर है ही नहीं, राइट, और ना ही हम उसके बारे में सोचेंगे। लेकिन वेक्टर क्वांटिटीज को अगर ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, कोई भी ऑपरेशन करना है, मल्टीप्लाई भी करना है, तो वहां पर स्पेशली लॉज हैं, ठीक है, प्रॉपर कानून बनाए गए हैं इसके लिए, ठीक है। जैसे हमारे इंडिया का लॉ होता है वैसे ही यहाँ पर लॉज हैं और उन्हीं को आपको फॉलो करना है। अगर फॉलो नहीं करोगे तो आंसर सही नहीं आएगा ऑब्वियसली, ठीक है, तो आपको ही प्रॉब्लम होगी बाद में। तो लॉज बनाए गए हैं, उन्हीं को फॉलो करना है। अगर ऐड कर रहे हो, सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, मल्टीप्लाई कर रहे हो, डिवाइड हम वेक्टर्स को करते नहीं हैं, ओके। तो ये हुई बात स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज के बीच में डिफरेंस के बारे में। चलिए नाउ द क्वेश्चन इज, क्योंकि अब हमें स्केलर क्वांटिटीज थोड़े ना पढ़नी है, वो हम इतने टाइम से पढ़ते आ रहे हैं, तो क्लास 11th में भी वही नहीं पढ़ेंगे, अब तो कुछ नया पढ़ेंगे, दैट मीन्स वेक्टर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर, अब उसे रिप्रेजेंट कैसे करें। हमें ये तो समझ में आ गया कि वेक्टर क्वांटिटी के अंदर मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है, लेकिन अब उसे कैसे रिप्रेजेंट करें, मतलब मैं कैसे लिख कर बताऊं या कैसे ड्रॉ करके बताऊं कि ये वेक्टर है, ठीक है। तो यहां पर हम क्या करते हैं, अ वेक्टर क्वांटिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय अ स्ट्रेट लाइन, एक लाइन आपको ड्रॉ करनी पड़ेगी विद अ एरो हेड, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने एक लाइन ड्रॉ करी यहां से लेकर यहां तक, ये लाइन हो गई, उसके ऊपर एरो हेड लगा दिया। सो दिस इज हेड, दिस पार्ट इज टेल, ओके। बिल्कुल हमें पता है कि ये पार्ट हेड है, दिस पार्ट इज टेल, ठीक है। तो ये एक वेक्टर है। अब ये वेक्टर कुछ ना कुछ रिप्रेजेंट कर रहा हो। अगर मैं यहां पर लिख दूं 2
मीटर्स। तो ये 2 मीटर्स के डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो इसका मीनिंग ये होगा कि अगर मैं इसका हाफ कर दूं, यानी कि मैं अगर इतना ही वेक्टर ड्रॉ करूं तो वो हो जाएगा 1 मीटर। ऑब्वियसली अगर ये वेक्टर 2 मीटर्स के डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, देखो एक्चुअल में तो ये 2 मीटर नहीं है, है ना, हम तो नोटबुक में ड्रॉ करेंगे, नोटबुक में कहां से 2 मीटर ड्रॉ करोगे, नहीं कर सकते, राइट। लेकिन आपने माना है कि ये जो लेंथ है वो कितनी है, 2 मीटर है, तो इस लेंथ का हाफ आपका कितना होना चाहिए, 1 मीटर होना चाहिए, ऑब्वियसली, ठीक है। तो इस वेक्टर के अंदर ये रिप्रेजेंटेशन जब हम यूज करते हैं तो लेंथ जो होती है ना, लेंथ क्या रिप्रेजेंट करती है, मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करती है, वेक्टर के मैग्नीट्यूड को बताती है। आप उसकी लेंथ को देखकर बता सकते हो कि ये 2 मीटर और उसका हाफ अगर मैंने वेक्टर ड्रॉ किया तो आप कह सकते हैं कि वो 1 मीटर होगा। अगर मैं उसका भी हाफ ड्रॉ करूं तो आप कह सकते हैं वो 1 मीटर का भी हाफ यानी कि 0.5 मीटर होगा। ऑब्वियसली तो हम लेंथ से क्या बता सकते हैं, मैग्नीट्यूड बता सकते हैं। और जो एरो है, जिस डायरेक्शन में एरो बनाया गया है वो हमें बताएगी डायरेक्शन, क्योंकि दोनों इंफॉर्मेशन मिलना जरूरी है। हमने पता है कि वेक्टर के अंदर मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होती है, तो दोनों इंफॉर्मेशन मिलना जरूरी है। लेंथ से हमें पता चलेगा मैग्नीट्यूड, और एरो की डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में एरो होगा वही डायरेक्शन में हमारा वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट यहां से लेकर यहां तक हुई है, ठीक है। अगर ये एरो ऑपोजिट डायरेक्शन में होता तो डिस्प्लेसमेंट यहां से यहां हो रही होती। ओके, सो दिस इज ऑब्वियसली मीनिंगफुल यहां पर कि किस डायरेक्शन में आप डिस्प्लेस हुए हो, राइट डायरेक्शन में या फिर लेफ्ट डायरेक्शन में, यहां पर फर्क पड़ेगा, बिकॉज वी आर स्टडिंग अबाउट वेक्टर क्वांटिटीज। और कोई भी वेक्टर क्वांटिटी हो, अभी हमने डिस्प्लेसमेंट का नाम लिया, यहां पर फोर्स भी हो सकता है। ओके, अगर ये फोर्स 5 न्यूटन है तो ये उसका हाफ है, तो ये कितना हो जाएगा, 2.5 न्यूटन। ऑब्वियसली लेंथ हाफ हो गई तो मैग्नीट्यूड भी हाफ हम कर देंगे, ठीक है। तो ये वेक्टर कुछ भी रिप्रेजेंट कर सकता है, वो हमारे ऊपर है, हम किस वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करवाना चाहते हैं। क्लियर है आपको यहां तक? आई होप क्लियर होगा, क्योंकि बहुत ही बेसिक पार्ट है। चलिए, नाउ वी विल सी कि वेक्टर्स, 2 तरह के वेक्टर जो हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं, पोजीशन वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बारे में, और जो कंफ्यूज भी करता है हमें बहुत बार। पोजीशन वेक्टर देखिए क्या होता है, वेक्टर विच टेल्स पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। ओके, तो पोजीशन वेक्टर देखिए कुछ भी नहीं है, क्या है, हमने एक ग्राफ पेपर लिया, ठीक है। नाउ दिस इज योर ओरिजिन, ये ओरिजिन है यहां पर भी और यहां पर भी, ठीक है। तो अगर कोई पार्टिकल है इस पॉइंट पर, यानी कि पॉइंट ए पर, ठीक है, तो उसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा, वेक्टर विच टेल्स पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। मैंने कहा कि जो पार्टिकल है वो ओरिजिन से कितना दूर है, 5 मीटर्स अवे है। अरे 5 मीटर्स इस डायरेक्शन में भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इधर भी, किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है। 5 मीटर की रेडियस का मैं एक सर्कल बना दूंगा और उस सर्कल के ऊपर का हर एक पॉइंट ओरिजिन से 5 मीटर्स अवे ही तो है, राइट। तो इससे तो हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिली। हमें क्या करना होगा, एक प्रॉपर डायरेक्शन के साथ में बताना पड़ेगा कि 5 मीटर्स है यहां, ठीक है। सो नाउ दिस वेक्टर इज पोजीशन वेक्टर, क्योंकि ये वेक्टर क्या बता रहा है, उस पार्टिकल की पोजीशन के बारे में बता रहा है। अगर ये पार्टिकल थोड़ी देर बाद में यहां हमें मिलता है, ठीक है, पॉइंट बी पर, तो उसकी पोजीशन वेक्टर क्या है, अब ये है। पहले उसका पोजीशन वेक्टर इनिशियली एट टाइम t इज इक्वल टू 0, जब 0 टाइम था, जब आपने देखना स्टार्ट किया, ठीक है, तो पोजीशन वेक्टर क्या है, पोजीशन वेक्टर है ओ ए वेक्टर। अब हम इस तरह से लिखेंगे, ओरिजिन से पॉइंट ए तक, ठीक है, तो हम लिखेंगे ओ और फिर लिखेंगे ए, क्योंकि ओ से ए इस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं। अगर मैं लिखूंगा ए ओ तो उसका मीनिंग रिवर्स हो जाएगा, आपकी पोजीशन है ओरिजिन पर, ठीक है, वो चेंज हो जाएगा मीनिंग। अगर हम कुछ टाइम के बाद में देखते हैं, लेट्स से टी डैश टाइम के बाद हम देख रहे हैं, सो नाउ पोजीशन वेक्टर इज ओ बी वेक्टर। तो ये भी एक तरीका है रिप्रेजेंट करने का। देखिए अभी हमने लास्ट जो हमने देखा, ये जो हम यूज करें, ये ड्रॉ करके हम वेक्टर को ड्रॉ कर रहे हैं, लेकिन हमेशा वेक्टर को ड्रॉ करना पॉसिबल नहीं है। देखिए अब हमेशा फिजिक्स जब हम पढ़ रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि हम एक वेक्टर को ड्रॉ ही करते रह जाए। अगर मैंने इसको 1 न्यूटन मान लिया और मुझे 100 न्यूटन दिखाना है, तो इसका 100 टाइम्स में कैसे ड्रॉ करूँ, नहीं पॉसिबल है, राइट। तो ड्रॉ करने वाला मेथड हमें समझने के लिए, विजुअलाइज करने के लिए तो बहुत अच्छा है, लेकिन
जब हम बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस करेंगे तो हर बार ड्रॉ करके समझना बहुत मुश्किल हो जाएगा, तो एक थ्योरेटिकल रिप्रेजेंटेशन का होना भी ज़रूरी है, ठीक है। तो दिस इज ओ ए वेक्टर, दिस इज ओ बी वेक्टर, हमें देखते ही समझ में आ गया। अगर ये लिखा है तो मैं समझ गया कि ये है ओ ए वेक्टर, ये लिखा है ओ बी वेक्टर, हम ऊपर ही एक एरो लगा देते हैं, तो दिस इज ओ बी वेक्टर, ये कंप्लीट वेक्टर। क्लियर है? Now the same situation here, displacement vector. Vector which tells how much and in which direction an object has changed its position. अब इस सिचुएशन में आप देखिए, उस पार्टिकल ने अपनी पोजीशन चेंज कर ली, पॉइंट ए से वो कहाँ पहुंच गया, पॉइंट बी पर पहुंच गया, राइट। तो हम यहाँ पर ड्रॉ करते हैं, इनिशियली वो था पॉइंट ए पर, फाइनली है वो पॉइंट बी पर। ऑलराइट, दिस इज ए, दिस इज बी, ओके। सो पार्टिकल मूव कर रहा है, डिस्प्लेस हुआ है अपनी पोजीशन से, किस डायरेक्शन में डिस्प्लेस हुआ है, इस डायरेक्शन में डिस्प्लेस हुआ है, ठीक है। सो ये जो वेक्टर है, ये वेक्टर कहाँ से लेकर, ए से लेकर बी, इस डायरेक्शन में है। सो ये जो ए बी वेक्टर है ना, जिसके बारे में हमने यहां पर कोई बात नहीं की, दिस वेक्टर इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। यही वेक्टर क्या है, डिस्प्लेसमेंट के बारे में तो देखो यही वाला वेक्टर बता रहा है, ये आपका पोजीशन वेक्टर है, ओ बी आपका पोजीशन वेक्टर है, लेकिन जो ए बी वेक्टर है ये आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। आई होप आपको क्लियर है डिफरेंस दोनों के बीच में। पोजीशन वेक्टर पोजीशन बताता है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डिस्प्लेसमेंट बताता है, किस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हुई है, ओके। और पोजीशन वेक्टर पार्टिकल कहाँ लोकेटेड है, किस पोजीशन पर है, यानी कि किस डायरेक्शन में है, वो भी आपको ये बताएगा। नाउ वी विल सी टू टाइप्स ऑफ वेक्टर जो हम मेनली पढ़ते हैं। वन इज पोलर वेक्टर एंड अनदर वन इज एक्सियल वेक्टर। हम वेक्टर्स के बारे में ही पढ़ रहे हैं, ओके, डोंट वरी, हम वेक्टर्स ही पढ़ रहे हैं। पीछे जो हमने देखे पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, दे आर जस्ट एग्जांपल, ओके। पोजीशन वेक्टर एक वेक्टर का एग्जांपल है, डिस्प्लेसमेंट भी एक वेक्टर क्वांटिटी का एग्जांपल है। अभी हम पढ़ रहे हैं वेक्टर की दो टाइप्स होती हैं, पोलर वेक्टर भी होते हैं और एक्सियल वेक्टर भी होते हैं। मतलब जितने भी वेक्टर होते हैं, अगर मैं सभी क्वांटिटीज को यहाँ पर एक जगह पर कलेक्ट कर लूँ तो मैं उसमें से कुछ वेक्टर्स को क्लासीफाई कर सकता हूँ कि अच्छा ये वेक्टर्स पोलर हैं और बाकी सभी वेक्टर्स कैसे हैं, एक्सियल वेक्टर्स हैं, ओके। तो चलिए देखते हैं अब इसका मीनिंग क्या है पोलर वेक्टर और एक्सियल वेक्टर का। पोलर वेक्टर विच हैव स्टार्टिंग पॉइंट और अ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, ठीक है। जैसे कि अब एग्जांपल देखिए, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी या फिर फोर्स, ये सभी वेक्टर्स कैसे वेक्टर्स हैं जिनका एक फिक्स्ड स्टार्टिंग पॉइंट है। देखिए अगर मैं इसको पुश कर रहा हूं तो यहां पर एक स्टार्टिंग पॉइंट है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है। मैं अगर इस स्क्रीन को क्या कर रहा हूं, पुश कर रहा हूं, अगर मैं इस वॉल को पुश कर रहा हूं, सो देयर इज अ स्टार्टिंग पॉइंट जहां पर ये अप्लाई किया जा रहा है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, ठीक है। अगर हम देखते हैं एक पार्टिकल की पोजीशन को यहां से लेकर यहां तक, जो हमने पीछे भी ड्रॉ किया था, दिस इज ओरिजिन, तो इसका एक स्टार्टिंग पॉइंट है, यहां से ये स्टार्ट हुआ, यहां पर ये फिनिश हुआ, राइट। सो दिस वेक्टर हैज अ स्टार्टिंग पॉइंट, इस वेक्टर में एक पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन होगा। आप कह सकते हैं कि ये वेक्टर यहां से अगर मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूं, दिस इज अ बॉक्स, ठीक है, ये एक लड़का है जो इस बॉक्स के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहा है, ठीक है, इसको मूव करने की कोशिश कर रहा है। सो देयर इज अ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, आप बता सकते हैं कि इस पॉइंट पर ये फोर्स लग रहा है। क्लियर है आपको? ऐसे वेक्टर्स को हम कहते हैं पोलर वेक्टर्स। क्या कहते हैं? पोलर वेक्टर्स। ज्यादातर वेक्टर्स जो अभी तक आपने पढ़े हैं, जिनके एग्जांपल्स आप बोल देते हैं, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, फोर्स, ये सभी वेक्टर्स कैसे हैं? पोलर वेक्टर्स ही होते हैं, ओके। अब हम देखेंगे एक्सियल वेक्टर्स, जिनके बारे में अभी तक आपने ज्यादा नहीं सुना होगा, क्योंकि जो क्लास 9th में हम यही क्वांटिटीज सुनते हैं। यहां पर हम देखेंगे एंगुलर वेलोसिटी, टॉर्क, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर मोमेंटम, बहुत सारी ऐसी क्वांटिटीज जो रोटेशन में ही यूज होती हैं, ओके। तो रोटेशन ऑब्वियसली आपने नहीं पढ़ा है, क्लास 11th में हम पढ़ेंगे रोटेशन के बारे में, तो तब हम देखेंगे कि ये वाले वेक्टर्स वहां पर यूज होंगे। सो दीज वेक्टर्स आर एक्सियल वेक्टर्स। अब देखिए इनको डिफाइन कैसे करेंगे। द वेक्टर्स विच रिप्रेजेंट रोटेशनल इफेक्ट एंड एक्ट अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये वेक्टर्स क्या रिप्रेजेंट करते हैं? रोटेशनल इफेक्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। जब भी कोई बॉडी रोटेट हो रही होती है ना, तभी ये वेक्टर्स सुनने में आते हैं, अदरवाइज ये गायब रहते हैं, इनके बारे में हमें कोई बात ही नहीं करता, ठीक है। जब कोई बॉडी रोटेट होती है तब हम देखते हैं कि एंगुलर वेलोसिटी क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है, तब हम उसकी नॉर्मल वेलोसिटी की इतनी बात नहीं करते। ऐसा नहीं कि वेलोसिटी तो तब भी रहेगी, लेकिन एक उसकी एंगुलर वेलोसिटी जो होगी उसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट एज इट इज है,
लेकिन हम यहाँ पर किसके बारे में बात करेंगे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बारे में, ठीक है। सो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितने एंगल से वो बॉडी डिस्प्लेस हुई, ठीक है। जैसे ये बॉडी, अगर मैं इसको एक स्टोन को टाई करके एक धागे के साथ में ऐसे घुमाना स्टार्ट कर दूं, तो ये जो स्टोन है, ठीक है, डिस्प्लेस हुआ है। देखिए एंगुलर कितना डिस्प्लेस हुआ है, ये एंगल अगर मैं नोट करूं तो वो उसकी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुई। और अगर मैं ये वेक्टर देखूं एज इट इज, उसकी इनिशियल पोजीशन, फाइनल पोजीशन, तो ये उसकी लीनियर डिस्प्लेसमेंट बताएगा। ये वेक्टर क्या बताएगा, लीनियर डिस्प्लेसमेंट। ये एंगल बताएगा उसकी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है आपको। तो ऑब्वियसली जब कोई चीज़ रोटेट होती है तभी हम इनके बारे में बात करते हैं। तो ये जो वेक्टर्स हैं रिप्रेजेंट करते हैं रोटेशनल इफेक्ट एंड एक्ट अलोंग एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब ये एक्ट कहाँ पे कर रहे हैं, जैसे जो लीनियर डिस्प्लेसमेंट है उसकी डायरेक्शन तो मुझे क्लियर है, वो यहाँ से यहाँ पहुँच गया है, तो दिस इज द डायरेक्शन। ओके, ये डायरेक्शन क्या है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट की। अब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो मैं कह रहा हूँ कि ये एंगल, उससे कितना एंगल कवर किया, ठीक है। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन क्या है, ये दिमाग में आपके आना चाहिए कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में है। इसी एग्जांपल के लिए जब ये बॉडी यहाँ से यहाँ पहुँच गई, ठीक है, तो यहाँ पर हम एक्सियल वेक्टर्स की डायरेक्शन पता करने के लिए हम क्या करते हैं, अपने राइट हैंड थंब रूल का यूज़ करते हैं और अपनी फिंगर्स को ऐसे कर्ल करते हैं जिस डायरेक्शन में वो मूव हुआ है, डिस्प्लेस हुआ है ऑब्वियसली, ठीक है। तो मैंने कर्ल किया, नाउ थंब गिव्स मी द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो ये जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ एक एक्सियल वेक्टर है, यहाँ पर एग्जाम्पल में लिखा नहीं हुआ, आप लिख सकते हैं एंगुलर वेलोसिटी, टॉर्क, एंगुलर लिखा हुआ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ओके, एंगुलर मोमेंटम वो भी आप ऐड ऑन कर सकते हो। तो ये सभी एक्सियल वेक्टर्स हैं। ऑलराइट, तो ये जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है उसकी डायरेक्शन हो गई जो हमारी थंब बता रहा है, ठीक है। सो थंब तो कहाँ पॉइंट करे, बोर्ड से बाहर, आउटवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये डायरेक्शन होती है एक्सिस ऑफ रोटेशन, क्योंकि ऑब्वियसली अगर ये चीज़ ऐसे रोटेट कर रही है तो इसकी एक्सिस क्या है, अगर ये ऐसे रोटेट कर रही है तो एक्सिस ऑफ रोटेशन तो यही होगी ना जो इसके सेंटर से पास करेगी, एक्सिस ऑफ रोटेशन, राइट। और उसी के अलोंग क्या एक्ट कर रहा है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। उसी एक्सिस के अलोंग क्या एक्ट कर रहा है, एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। लीनियर डिस्प्लेसमेंट, लीनियर वेलोसिटी, इन सब का तरीका अलग है। लीनियर डिस्प्लेसमेंट तो यही है जो मैंने ड्रॉ की है, लेकिन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को मैं ड्रॉ नहीं कर सकता क्योंकि वो ऐसा कुछ वेक्टर होगा, ठीक है। सो ये होते हैं एक्सियल वेक्टर्स जिनके बारे में हमने देखा, और पोलर वेक्टर्स जो हम पढ़ते आए हैं, मतलब ये हमने सुने हैं। एक्सियल वेक्टर्स के बारे में हमने इतना सुना नहीं है, बट वी विल यूज देम। ऑलराइट, अब कुछ बेसिक डेफिनेशंस हम देखेंगे क्योंकि हमने देखा कि आज का लेक्चर बिल्कुल बेसिक सा है। तो जितने भी टर्म्स हम वेक्टर्स के साथ में यूज करते हैं, जैसे कि इक्वल वेक्टर, पैरेलल वेक्टर्स, कोएक्सियल वेक्टर्स, ये बहुत सारी ऐसी टर्म्स हैं, ठीक है। तो हम वही कुछ क्या करने वाले, सम डेफिनेशंस इन वेक्टर अलजेब्रा, कुछ डेफिनेशंस हम कवर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, इक्वल वेक्टर्स क्या होते हैं। अब नाम से क्लियर है इक्वल वेक्टर्स क्या होंगे, जब दो वेक्टर्स इक्वल हो, बिल्कुल एक जैसे हों। टू वेक्टर्स आर सेड टू बी इक्वल इफ दे हैव सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन। क्लियर है, इसमें क्लियर होने वाला था क्या, ये बिल्कुल सिंपल है। अगर दो वेक्टर्स, मैंने वेक्टर ये बनाया, एक दूसरा वेक्टर मैंने ये बनाया, अब ये दोनों वेक्टर्स बिल्कुल सेम है, डायरेक्शन भी सेम है, मैग्नीट्यूड भी सेम है, तो मैं इन्हें इक्वल वेक्टर्स कह सकता हूँ। लेट्स से दिस इज ए, दिस इज बी, ठीक है, दिस इज पी, दिस इज क्यू। तो मैं क्या लिख सकता हूँ कि ए बी वेक्टर, देखिए ए बी वेक्टर को लिखने का तरीका ये होगा, अगर मैं बी ए लिख दूंगा तो उसका मीनिंग चेंज हो जाएगा, आप ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है। जिस डायरेक्शन में वेक्टर है वैसे ही लिखेंगे। नाउ दिस इज पी क्यू वेक्टर, दिस इज पी क्यू वेक्टर एंड बोथ ऑफ दीज वेक्टर्स आर इक्वल, तभी तो इक्वल का साइन लगाया है ना। सो इक्वल वेक्टर्स नाम से क्लियर है, बहुत ही ज्यादा सिंपल है। टू वेक्टर्स आर सेड टू बी इक्वल इफ दे हैव सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन। कोई पूछता भी नहीं है वैसे तो, लेकिन बस इक्वल वेक्टर्स सुनते ही हम बता सकते हैं कि क्या वो होंगे, ठीक है। सो चलिए नेक्स्ट इज नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर, ठीक है। अगर हम एक वेक्टर का नेगेटिव कर दें तो क्या होगा, ठीक है। अभी तक दोनों वेक्टर्स इक्वल थे, राइट। हमने जो एग्जांपल लिया, दिस इज वेक्टर ए बी एंड दिस इज वेक्टर पी क्यू, सही है, ये दोनों वेक्टर्स इक्वल है। बट लेट्स से अगर मैं इस पी क्यू वेक्टर को क्या कर देता हूँ, रिवर्स कर देता हूँ। मैंने बार बार ये बात बोल रहा हूँ कि जिस डायरेक्शन में एरो है आप वैसे ही लिखेंगे। अगर एरो रिवर्स होता, अगर मैं इसको ऐसे कर देता हूँ, सो नाउ व्हाट इज दिस, ये क्या हो गया, क्यू पी वेक्टर हो गया।
दिस इज वेक्टर पी क्यू एंड दिस इज वेक्टर क्यू पी। जिस ऑर्डर में हम यहां पर लिख रहे हैं ना वो भी इंपॉर्टेंट है, ओके आपने इसका ध्यान रखना है। अगर ये पी क्यू इस डायरेक्शन में तो आई विल राइट पी क्यू, अगर वेक्टर इस डायरेक्शन में तो आई विल राइट क्यू पी। स्टार्टिंग पॉइंट से हम एंडिंग पॉइंट की तरफ जाएंगे, टेल से हम हेड की तरफ मूव करते हैं हमेशा, ठीक है। सो नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर, अनदर वेक्टर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। ऑब्वियसली मान लीजिए अब ये टेबल है, ठीक है, एक लड़का है जो इसको यहां पर क्या कर रहा है, एक फोर्स लगाकर इसे पुश करने की कोशिश कर रहा है। कितना फोर्स लगा रहा है, 3 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, ठीक है। किस डायरेक्शन में लगा रहा है, एक्स एक्सिस में, आप कोऑर्डिनेट एक्सिस के हिसाब से चलो एक्स वाई, ठीक है। तो ये जो फोर्स है वो किस डायरेक्शन में, एक्स एक्सिस में है, ऑलराइट। अब एक और इसका फ्रेंड है, वो भी इसके साथ में पूरा मुकाबला कर रहा है, ठीक है, और वो भी इतना ही फोर्स लगा रहा है, 3 न्यूटन, ठीक है। तो दोनों फोर्स इक्वल है क्या? क्या मैं इन दोनों फोर्सेस को इक्वल कह सकता हूं? नो 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 नो, आप ऐसा नहीं करेंगे। नाउ देखिए, दिस फोर्स इज इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन एंड दिस फोर्स इज इन नेगेटिव एक्स डायरेक्शन। तो ये इक्वल वेक्टर्स तो कहीं से भी नहीं है, ये बिल्कुल इक्वल एंड ऑपोजिट वेक्टर्स हैं, ठीक है। मैग्नीट्यूड इनका सेम है, डायरेक्शन इनकी ऑपोजिट है। तो अनदर वेक्टर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट डायरेक्शन। तो ऐसे वेक्टर्स जब सेम बॉडी पर एक्ट करते हैं, है ना, जब ये दोनों इक्वल और ऑपोजिट वेक्टर सेम बॉडी पर एक्ट करते हैं तो वो एक दूसरे का क्या करते हैं, इफेक्ट कैंसिल करने की कोशिश करते हैं। अब ये लड़का चाहता है कि ये बॉक्स राइट डायरेक्शन में मूव कर जाए, है ना, लेकिन ये मूव करने नहीं दे रहा, इसका इफेक्ट कैंसिल कर रहा है ये दूसरा फोर्स। लेकिन ये तभी तक होगा जब तक ये दोनों फोर्सेस एक ही बॉडी पर एक्ट कर रहे हैं, ओके, तभी वो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करेंगे। दूसरी बॉडी पर एक्ट करेगा तब तो नहीं करेंगे, ऑब्वियसली। चलिए, सो थर्ड डेफिनेशन इज मॉड्यूलस ऑफ अ वेक्टर। मॉड्यूलस का मीनिंग क्या होता है? मीन्स द लेंथ और मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। अभी तक देखिए, मैं जब भी वेक्टर ड्रॉ कर रहा हूं तो मैं ऐसे एक डायरेक्शन दिखा रहा हूं। नाउ दिस इज ए, दिस इज बी, लेट्स से दिस इज 2 मीटर्स इन की बजाय हम कैसे लिखते हैं, ड्यू लिखते हैं, ठीक है, विद ड्यू रिस्पेक्ट, जैसे पूरी रिस्पेक्ट के साथ में हम यहां लिखेंगे ड्यू। ये किस डायरेक्शन में है, देखिए ईस्ट डायरेक्शन में है, ऑलराइट, ये ईस्ट डायरेक्शन में। अब वेक्टर को बताने का तरीका यही है, 2 मीटर्स ड्यू ईस्ट। अगर हम ईस्ट, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट अगर ये यूज कर रहे हैं तब तो ऑब्वियसली हमें ईस्ट बताना पड़ेगा, इस तरह से। अब मॉड्यूलस का मीनिंग होता है कि मीन्स द लेंथ। अब मुझे इस एरो से फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, मैं इस एरो को हटा देता हूं, आई डोंट नीड दिस एरो। मुझे क्या देखना है कि लेंथ कितनी है, यहां से लेकर यहां तक ये लेंथ कितनी है। सो ये जो लेंथ है यही 2 मीटर रिप्रेजेंट कर रही है। सो ये जो 2 मीटर है, अकेला 2 मीटर, ये क्या है, उसका मॉड्यूलस, ओके, ये क्या है, उसका मॉड्यूलस। आपको सिर्फ लेंथ से फर्क पड़ रहा है, ये राइट डायरेक्शन में है कि लेफ्ट डायरेक्शन में, कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो उसी को हम कहते हैं मॉड्यूलस, या फिर हम इसको कई बार क्या कह देते हैं, मैग्नीट्यूड। क्या कह देते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर, एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अब वेक्टर था जब तक तो हम रिप्रेजेंट कर रहे थे वेक्टर ए बी, अच्छी भली हम डायरेक्शन भी दिखा रहे थे, ठीक है, वेक्टर बना रहे थे ऊपर एरो, ठीक है, कि ए से लेकर बी, हमें पता लग रहा था ए से बी। लेकिन जब हम इसको मैग्नीट्यूड शो करेंगे ना, इसका जब हम मैग्नीट्यूड शो कर रहे हैं या फिर इसका मॉड्यूलस अगर हम लेंगे तो हम कैसे कर देंगे, ए बी वेक्टर के मॉड्यूलस का साइन होता है साइड्स में, हम ये लाइन ड्रॉ कर देते हैं। तो अब ये है मॉड्यूलस, मॉड्यूलस को रिप्रेजेंट करने का तरीका, ठीक है। या फिर और यू कैन डायरेक्टली राइट ए बी, ठीक है। अब फर्क नहीं पड़ रहा हम ए बी लिखें, बी ए लिखें, ठीक है, ए से बी, बी से ए, वो लेंथ तो एक ही है, लेंथ तो 2 मीटर है ना, किसी भी डायरेक्शन में आप मेजर करो तो लेंथ तो वो 2 मीटर ही है। आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, इसमें थोड़ा तामा झामा ज्यादा है। देखो वेक्टर भी बना रहे हैं, साइड में ये भी लगा रहे हैं, तो डायरेक्टली हम ऐसे लिखना प्रेफर करते हैं, ठीक है। हमने सिर्फ ए बी लिख दिया, वही काफी है, हमें वेक्टर बनाकर ये दिखाने की जरूरत नहीं है। अगर उसके ऊपर वेक्टर बना है दैट मीन्स वो तब तक उसकी वेक्टर फॉर्म में हम बात कर रहे हैं। जैसे ही मैंने लिखा सिर्फ ए बी तो मैं वेक्टर फॉर्म को भूल गया, ठीक है। अब मैं सिर्फ उसके मॉड्यूलस या फिर मैं सिर्फ उसके मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं, ओके। तो जैसे हमने इस सिचुएशन में किया लास्ट, ये दोनों फोर्सेस जो हैं ऑब्वियसली दोनों वेक्टर अलग अलग हैं क्योंकि डायरेक्शन ऑपोजिट है, लेकिन दोनों का अगर मैं मॉड्यूलस लूं तब तो ये सेम है, ये भी 3 न्यूटन है, ये भी 3 न्यूटन है, ठीक है। तो यही बात है,
मॉड्यूलस या फिर मैग्नीट्यूड में हम सिर्फ लेंथ देखते हैं, डायरेक्शन को भूल जाते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज यूनिट वेक्टर। किसकी बात करेंगे हम? यूनिट वेक्टर। ऑल राइट, अ वेक्टर ऑफ यूनिट मैग्नीट्यूड। यूनिट का मीनिंग क्या होता है? वो वाले यूनिट नहीं कि एसआई यूनिट, वो वाले यूनिट नहीं। यूनिट का मीनिंग होता है मैथमेटिकली, इसका मीनिंग होता है 1, ठीक है। हम क्यों कहते हैं यूनिटरी मेथड। अगर एक पेन 5 रुपए का है तो 10 पेन ऑब्वियसली 50 रुपीज़ के हो जाते हैं, वो यूनिटरी मेथड होता है ना। जब हमें एक यूनिट क्या कह सकते हैं, उस सब्सटेंस या जो भी हम जिसकी भी बात करें, पेन, चॉकलेट, पेपर, कुछ भी, ठीक है। तो उस एक ऑब्जेक्ट का मुझे क्या पता हो, रेट पता हो, तो मैं कितने भी ऑब्जेक्ट्स का रेट निकाल सकता हूँ। यूनिटरी मेथड मतलब यूनिट का मीनिंग ही 1 होता है मैथमेटिकली, ठीक है। और जो दूसरा हम यूनिट यूज करते हैं वो तो होता है एसआई यूनिट, कि हम एक क्वांटिटी के पीछे यूनिट लगाएंगे, किलोग्राम, सेंटीमीटर, मीटर्स, वो। तो यहाँ पर वो यूनिट नहीं है। यूनिट वेक्टर का मीनिंग है 1। अ वेक्टर ऑफ यूनिट मैग्नीट्यूड, यानी कि जिसका मैग्नीट्यूड कितना हो, 1 हो, कुछ भी ना हो, 1 हो, ड्रॉन इन डायरेक्शन ऑफ गिवन वेक्टर। और वो गिवन वेक्टर की ही डायरेक्शन में हम क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे। ओके, देखिए नाउ दिस इज फोर्स, मैं ये फोर्स बना रहा हूं, ठीक है, और ये वेक्टर है 5 न्यूटन, ठीक है, 5 न्यूटन। किस डायरेक्शन में वो आपको दिखाई दे रहा है, तो मैं यहां पर ड्यू ईस्ट ऐसा कुछ नहीं लिखूंगा, डायरेक्शन आपको विजिबल है। नाउ आई विल डिवाइड दिस फोर्स 1 2 3 4, 1 2 3 4 एंड 5, 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो इसका जो ये वाला जो पार्ट है, ये क्या है, दिस इज 1 न्यूटन। ऑब्वियसली ये कितना है, 1 न्यूटन है। तो ये जो 1 न्यूटन वाला वेक्टर है, यही क्या होता है, यूनिट वेक्टर होता है। यूनिट वेक्टर क्या है, अ वेक्टर ऑफ यूनिट मैग्नीट्यूड। अब इसका मैग्नीट्यूड देखिए कितना है, 1 है, ड्रॉन इन डायरेक्शन ऑफ गिवन वेक्टर, और ये गिवन वेक्टर की ही डायरेक्शन में मैंने ड्रॉ किया है, तो यही वेक्टर क्या है, यूनिट वेक्टर है। अब यूनिट वेक्टर चाहिए क्यों? एनी वेक्टर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द मैग्नीट्यूड टाइम्स द यूनिट वेक्टर अलोंग इट्स ऑन डायरेक्शन। ऑल राइट, अब इसका क्या मीनिंग है कि देखिए, अब ये बड़े बड़े जो वेक्टर्स हैं उनको हम क्या कर सकते हैं। अब मुझे 5 न्यूटन ड्यू ईस्ट, अगर मैं इसकी प्रॉपर फॉर्म में अगर ऐसे लिख रहा हूं, ठीक है, तो मैं इसे ऐसे भी बता सकता हूं कि 5 टाइम्स, और मैं इस यूनिट वेक्टर को लेट से कोई सिंबल दे देता हूं, ठीक है, कोई नाम दे देता हूं, 5 टाइम्स ऑफ लेट से इसको हम क्या बोलेंगे, ओ ए, ठीक है। तो इसको क्या देते हैं, ओ ए वेक्टर, ये यूनिट वेक्टर है। तो 5 टाइम्स ऑफ ओ ए वेक्टर, ऐसा हम लिख सकते हैं ना। ये उसका 5 गुना, 5 टाइम्स से तो है। अगर इस वेक्टर को देखा जाए, इस वेक्टर का ये 5 टाइम्स है, तो सही है, इसको 5 टाइम्स लिख देंगे यूनिट वेक्टर का। ये जो पार्ट हमने यहां पर यूज किया है, ये क्या है, हमारा यूनिट वेक्टर है। ओके, तो अभी आपको लग रहा होगा कि हम क्यों फालतू में ही पढ़े जा रहे हैं, यूनिट वेक्टर ऐसे ऐसे ये एक्स्ट्रा चीजें, लेकिन ये यूनिट वेक्टर ऑब्वियसली बहुत ही ज्यादा यूजफुल है, और सबसे ज्यादा अभी तक जो हम पढ़ रहे हैं, सबसे ज्यादा यूनिट वेक्टर हम यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो ये हम यूज करते ही हैं। देखिए नाउ दिस इज कोऑर्डिनेट एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। तो हमने क्या कर लिया है, अब एक्स एक्सिस में अगर मैं यूनिट वेक्टर, अब इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर को मैं क्या कह देता हूं, एक्स कैप से हम डिनोट कर देते हैं, ठीक है। अब यूनिट वेक्टर के लिए हम क्या यूज करते हैं, कैप लगा देते हैं, एक वेक्टर के ऊपर हम कैप से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है। नॉर्मली जब मैं लिख रहा हूं एक्स वेक्टर, तो वो एक वेक्टर ही है, लेकिन मैंने लगा दिया एक्स के ऊपर कैप, तो वो क्या बन गया है, अब यूनिट वेक्टर बन गया, ठीक है। तो इसके लिए बड़ी एक ऐसे ताज इसके सर के ऊपर सजा देना है, यूनिट वेक्टर, इसको अलग से ही हमने इंपॉर्टेंस देनी है, ठीक है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता लगेगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वाई डायरेक्शन में अगर हम मूव कर रहे हैं तो हम वाई कैप भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस डायरेक्शन इज एक्स कैप। अब मुझे बताना है, किसी को मैं 5 मीटर्स गया एक्स डायरेक्शन में, सो आई विल डायरेक्टली से 5 एक्स कैप, ठीक है। एक्स कैप का मीनिंग ही क्या है, 1 यूनिट इन दिस डायरेक्शन। अरे चल क्यों नहीं रहा, हाँ, 1 यूनिट इन दिस डायरेक्शन, सो दिस इज 5 टाइम्स ऑफ एक्स कैप। ओके, अगर मुझे बताना है 10 मीटर्स में चला वाई डायरेक्शन में, सो आई विल से, ठीक है, 10 वाई कैप। वाई कैप का मीनिंग क्या है, यूनिट वेक्टर इन वाई डायरेक्शन। सिंपल है, यूनिट वेक्टर का मीनिंग
मैग्नीट्यूड तो देखो उसका 1 है, तो वो मल्टीप्लाई होगा तो 5 को चेंज थोड़े कर देगा, 5 6 थोड़े बन जाएगा, या फिर 5 10 नहीं हो जाएगा, ठीक है, 5 5 ही रहेगा, 5 न्यूटन वो बन जाएगा, क्योंकि ये 1 न्यूटन का तो खुद है, 5 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो 1 से तो कोई भी चीज़ हम मल्टीप्लाई करते हैं फर्क नहीं पड़ता ना, उसके मैग्नीट्यूड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस ये डायरेक्शन बताने में हमारी हेल्प करेगा। आगे आगे हम देखेंगे यूनिट वेक्टर सच में बहुत ज़्यादा यूजफुल है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आप भी इस चीज़ को मानेंगे जब हम आगे वेक्टर्स को यूज़ करेंगे काइनेमेटिक्स में। ऑल राइट, नाउ नेक्स्ट इज फिक्स्ड और लोकलाइज्ड वेक्टर, वेक्टर हुज इनिशियल पॉइंट इज फिक्स्ड, और दूसरे होते हैं फ्री या फिर नॉन लोकलाइज्ड वेक्टर, वेक्टर हुज इनिशियल पॉइंट इज नॉट फिक्स्ड, ठीक है, जिनके इनिशियल पॉइंट क्या हो, फिक्स्ड हो, जिनके इनिशियल पॉइंट फिक्स्ड ना हो। अब जैसे हम जब पोजीशन वेक्टर की बात कर रहे थे, ठीक है, एक पार्टिकल की पोजीशन बतानी है, कहाँ से बताएंगे, ओरिजिन से बताएंगे, ठीक है, तो ये वेक्टर ड्रॉ कर देंगे इस डायरेक्शन में। अब जो पोजीशन वेक्टर है देखिए वो एक फिक्स्ड वेक्टर है, अगर मैं उसको यहाँ से ऐसे ड्रॉ करूँ तो बात नहीं बनेगी, ठीक है, इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है, चलिए ये तो फिर भी हमने डायरेक्शन ही चेंज कर दी, लेट मी ड्रॉ इट अगेन, ठीक है, अगर मैं इस वेक्टर को क्या करना चाहूं, मैं ऐसा ही एक और वेक्टर बना देता हूं यहां पर, लेट्स से, ठीक है, दिस इज ओ ए वेक्टर, ये बिल्कुल उसी के जैसा वेक्टर है, उसी डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है, लेंथ भी उतनी ही है, लेकिन इसका स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ है, देखिए स्टार्टिंग पॉइंट इसका कहीं और है, ठीक है, तो ये एक फिक्स वेक्टर होता है पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर किसका एग्जाम्पल है, फिक्स्ड वेक्टर का एग्जाम्पल है, इसको आप कहीं से भी स्टार्ट नहीं कर सकते। अगर हम ओरिजिन को अपना रेफरेंस मान रहे हैं जहां से हम हर एक पोजीशन को नोट करेंगे, तो आपको ओरिजिन से ही नोट करना पड़ेगा, वेक्टर ओरिजिन से ही स्टार्ट करना होगा, ठीक है। ऑल राइट, नाउ सेकंड इज फ्री या फिर नॉन लोकलाइज्ड वेक्टर, ओके, वेक्टर हुज इनिशियल पॉइंट इज नॉट फिक्स्ड, जिसका इनिशियल पॉइंट फिक्स ना हो, ओके। तो जैसे कि अगर ये इफ दिस गाय इज मूविंग इन राइट डायरेक्शन, चलिए हम मान लेते हैं कि वो किसी वेलोसिटी से मूव कर रहा है 5 मीटर पर सेकेंड, तो जो 5 मीटर पर सेकेंड वेक्टर है ये इसके साथ में यहाँ पर है, जब ये यहाँ पहुँच जाएगा तो 5 मीटर पर सेकेंड यहाँ होगा, तो वेलोसिटी वेक्टर कोई ऐसा वेक्टर नहीं है कि वो यहीं से स्टार्ट होगा, इसी पॉइंट से जहाँ से उसने अपनी जर्नी स्टार्ट की, ऐसा कुछ भी नहीं है, वेलोसिटी वेक्टर वहाँ पहुँच गया, मतलब मैं इसको यहाँ से खिसका कर यहाँ पहुँचा सकता हूँ, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो दिस इज अ फ्री वेक्टर, ये फ्री है, इसको मैं ऐसे मूव कर सकता हूँ, लेकिन इस वेक्टर को मैं ऐसे मूव नहीं कर सकता, इसका स्टार्टिंग पॉइंट फिक्स्ड है, ठीक है। तो दो तरह के वेक्टर हमने पढ़े, फ्री और फिक्स्ड वेक्टर्स, ओके। वेक्टर्स क्या होते हैं, देन वी विल सी कोप्लेनर वेक्टर, ये सब हम बेसिक डेफिनेशंस रह गई हैं। कोलिनियर वेक्टर, अब कोलिनियर का मीनिंग आप जानते हैं, को मतलब सेम, लीनियर मतलब वो एक ही लाइन में हो, वेक्टर्स विच ईदर एक्ट अलोंग द सेम लाइन और अलोंग पैरेलल लाइंस, ठीक है, या तो वो सेम ही लाइंस के अलोंग एक्ट करें, जैसे कि हम ये बना रहे हैं, दिस इज वन वेक्टर, दिस इज अनदर वेक्टर, ठीक है। अब ये वेक्टर्स देखिए मैग्नीट्यूड में कुछ भी हो उस बात से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये दोनों सेम ही लाइन के अलोंग हैं, तो ये कोलिनियर वेक्टर्स होंगे, ठीक है। या फिर जैसे अगर मैं एक ये वेक्टर ड्रॉ कर देता हूँ, तो ये वेक्टर और ये वेक्टर भी कोलिनियर तो है क्योंकि ये पैरेलल है, एटलीस्ट ये कैसे हैं, पैरेलल है। तो अगर वो फ्री वेक्टर होता है, ज़्यादातर वेक्टर्स हमारे फ्री वेक्टर्स ही हैं, हमने अभी भी देखा फिक्स वेक्टर वो बहुत कम है, ठीक है। तो हम इस वेक्टर को क्या कर सकते हैं, देखो उठाकर हम ऐसे स्लाइड कर सकते हैं, किसी भी वेक्टर को आप उठाकर उसके पैरेलल शिफ्ट कर सकते हो, क्योंकि मैंने क्या कहा ज़्यादातर वेक्टर्स फ्री वेक्टर्स ही होते हैं। तो देखो इस वेक्टर को जब मैं स्लाइड करके यहाँ इसी के ऊपर लेकर आऊँगा तो वो कैसा होगा, कुछ यहाँ जैसे वो फिनिश हो जाएगा, राइट। तो ये वेक्टर और ये वेक्टर्स, मैंने इस वेक्टर को उठाकर यहाँ शिफ्ट किया, नाउ दिस वेक्टर एंड दिस वेक्टर एंड दिस वेक्टर, ऑल थ्री वेक्टर्स आर कोलिनियर, ठीक है। तो या तो वो एक ही लाइन के अलोंग एक्ट करें या फिर वो पैरेलल लाइंस के अलोंग भी एक्ट कर सकते हैं, ओके। अब कोलिनियर क्या, अगर मैं ये वेक्टर ड्रॉ कर देता हूँ तो ये भी तो उसी लाइन के अलोंग एक्ट कर रहा है, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है। नाउ दिस वेक्टर इज इन दिस डायरेक्शन, दिस वेक्टर इज इन ऑपोजिट डायरेक्शन, लेकिन है तो ये एक ही लाइन के अलोंग, तो क्या हम इन्हें कोलिनियर वेक्टर्स कहेंगे, बिल्कुल कहेंगे, ठीक है। दीज आर ऑल्सो कोलिनियर वेक्टर्स, ओके। नाउ सो वी हैव डिवाइडेड, मतलब ये सभी जो है कोलिनियर वेक्टर्स हैं, आपको समझ में आ गया।
सो हमने क्या किया है, कोलिनियर वेक्टर्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है। वन इज लाइक या फिर पैरेलल वेक्टर्स, दूसरे होते हैं अनलाइक या फिर एंटी पैरेलल वेक्टर्स। तो जो हमने पहले एग्जांपल्स देखे, एक वेक्टर ये बना दिया, एक वेक्टर ये बना दिया, ये कैसे वेक्टर्स हैं, लाइक एक ही डायरेक्शन वाले वेक्टर्स हैं, या फिर पैरेलल, इनको पैरेलल भी हम कह सकते हैं क्योंकि एक दूसरे के पैरेलल ही जा रहे हैं, डायरेक्शन को आपने देखना है, ठीक है। अनलाइक या फिर एंटी पैरेलल वेक्टर्स कौन से हुए, नाउ दिस वेक्टर इज इन दिस डायरेक्शन एंड दिस वेक्टर इज इन दिस डायरेक्शन, ऑलराइट। सो ये वेक्टर्स कैसे हैं, अनलाइक हैं या फिर एंटी पैरेलल आप इनको कहेंगे। पैरेलल तो ये है लेकिन एंटी, एक दूसरे के अगेंस्ट ये जा रहे हैं, ठीक है। नाउ व्हाट इज द एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स, अगर मैं कहूँ दो कोलिनियर वेक्टर्स के बीच में आप मुझे एंगल बताइए, तो आपको क्वेश्चन करना होगा कि कौन से कोलिनियर, क्या वो पैरेलल वेक्टर्स हैं या फिर वो एंटी पैरेलल है, क्योंकि ऑब्वियसली दोनों के बीच में एंगल अलग अलग होगा। तो उससे भी पहले क्वेश्चन ये आता है कि वेक्टर्स के बीच में एंगल मेजर कैसे करें। मान लीजिए ये एक वेक्टर है, ये दूसरा वेक्टर है, ठीक है। तो दोनों वेक्टर्स की हमने क्या कर देनी है, टेल जो है ना, टेल ज्वाइन कर देनी है। दिस इज इंपॉर्टेंट, जब आप वेक्टर्स के बीच में एंगल देखना चाहते हो तो आपने उनकी टेल्स ज्वाइन कर देनी है और फिर आप देखिए उनके बीच में कितना एंगल है, ठीक है। आपको समझ आ गया। सो दिस वेक्टर, आई कैन स्लाइड दिस वेक्टर पैरेलल पैरेलल, और मैं इसको यहां ला सकता हूं, ठीक है। सो ये मैंने वेक्टर यहीं ड्रॉ कर दिया, तो ये हम पीछे से हम इसको इरेज कर देते हैं। नाउ यू कैन सी दोनों वेक्टर्स की टेल से टेल जुड़ गई है, ठीक है। दोनों की टेल से टेल मैच हो चुकी है, ज्वाइन हो चुकी है। व्हाट इज एंगल, थीटा हेयर इज 0 डिग्री। कितना एंगल है, कोई भी एंगल नहीं है, एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, दोनों के बीच में कोई एंगल है ही नहीं। और अगर हम यहां देखें तो मुझे इस वेक्टर को स्लाइड करते हुए यहां ड्रॉ कर देना चाहिए, ठीक है, क्योंकि हम पैरेलल किसी भी वेक्टर को स्लाइड कर सकते हैं। तो लेट अस डू, हमने उस वेक्टर को स्लाइड करके ना यहां पर ड्रॉ कर दिया कुछ ऐसे, ठीक है। सो यहां पर भी दोनों की हमने क्या कर दी, टेल ज्वाइन कर दी है, टेल हमने ज्वाइन कर दी है। नाउ व्हाट इज द एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स, क्या लग रहा है आपको, कितना एंगल होना चाहिए। नाउ दिस एंगल इज ऑब्वियसली 180 डिग्री, या फिर मैं कह सकता हूं पाई रेडियंस, ऑलराइट, पाई रेडियंस या फिर 180 डिग्री। तो जो लाइक या फिर पैरेलल वेक्टर्स होते हैं उनके बीच में थीटा हमेशा 0 डिग्री होता है, और अनलाइक या फिर एंटी पैरेलल जो वेक्टर्स होते हैं उनके बीच में थीटा 180 डिग्री के इक्वल होता है। क्लियर होगा आपको ये, ठीक है। नेक्स्ट इज कोप्लेनर वेक्टर्स। अब कोप्लेनर वेक्टर्स, अगेन को का मतलब सेम, प्लेनर मतलब प्लेन, तो वो एक ही प्लेन में वेक्टर्स होने चाहिए। जैसे कि ये वेक्टर, अब एक चींटी है या फिर एक मच्छर को ले लीजिए, चलो ठीक है, ये एक मच्छर है कुछ भी, ये इस बोर्ड के ऊपर मूव करना स्टार्ट कर दिया, इस बोर्ड के ऊपर मूव कर रहा है, ठीक है, फिर इधर गया तो ठीक है, फिर इधर गया कोई बात नहीं, इधर गया कोई बात नहीं, जैसे भी मूव करे इस बोर्ड पर वो जितना मर्जी मूव करता रहे, ये सभी वेक्टर्स कैसे हैं, कोप्लेनर है, एक ही प्लेन में है, इस बोर्ड के ऊपर ही आ गए, लेकिन फिर उसको एकदम से कुछ सूझा और वो उड़ने लग गया, ठीक है। अब वो इस परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आ रहा है, इस बोर्ड से बाहर निकल आया, तो अब ये जो वेक्टर है ये ऑब्वियसली इन सभी वेक्टर्स के साथ में कोप्लेनर नहीं हो सकता, ठीक है। ये सभी वेक्टर्स एक ही प्लेन में थे तो ये कोप्लेनर वेक्टर्स हैं। अगर मैं ये वेक्टर ड्रॉ करता हूं तो वो वेक्टर्स इन सभी के साथ तो देखो कोप्लेनर नहीं है, नहीं होगा। लेकिन अगर ये जो वेक्टर हम बात कर रहे हैं कि वो बाहर की डायरेक्शन में, बोर्ड से आउटवर्ड डायरेक्शन में, सो दिस इज द वेक्टर, ठीक है। और एक वेक्टर है ये, सिर्फ उसका लास्ट वाला वेक्टर सोचो, ये सारे के सारे वेक्टर्स आप भूल जाओ, ठीक है, हम सभी के साथ में अब बात नहीं करते, आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली दिस वेक्टर, ठीक है। और जो दूसरा वेक्टर है वो क्या है, ये वाला वेक्टर है। तो क्या ये दोनों वेक्टर्स एक प्लेन में लाई करते हैं, व्हाट डू यू थिंक। एक वेक्टर है ये जो बोर्ड पर बनाया गया है, दूसरा वेक्टर है ये, तो क्या ये दोनों वेक्टर्स प्लेन में लाई करेंगे, यस दे विल लाई इन अ प्लेन। अब हम क्या कर सकते हैं, देखिए इसे हम ऐसे समझ सकते हैं, प्लेन का मतलब क्या होता है, देखिए ये जो दो लाइन है मैं इसको एक प्लेन पर ला सकता हूं, देखिए ये एक प्लेन है, नोटबुक है, ठीक है, तो मैंने ये वेक्टर के इस डायरेक्शन में रखी और ये जो दूसरा वेक्टर था पेन, ये भी इसी प्लेन के अंदर आ गया, ठीक है। सो दिस इज द प्लेन जिसके अंदर ये दोनों वेक्टर्स इंक्लूड हो गए, ठीक है। अगर ये मैं कुछ इस डायरेक्शन में बनाना चाहता हूं तो ठीक है, मैं नोटबुक को ऐसे होल्ड कर लूंगा, ठीक है, तो दोनों वेक्टर्स अभी भी
इसी प्लेन के अंदर इंक्लूड हो जाएंगे। मतलब मैं इस वेक्टर को कैसे भी होल्ड करूं, यहाँ पर ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है, मैं उस नोटबुक को रख के उस प्लेन को देख के मैं दोनों वेक्टर्स को एक प्लेन में ला सकता हूं। कुछ भी करके मैं दोनों वेक्टर्स को एक ही प्लेन में ला सकता हूं। सो यू विल राइट एनी टू वेक्टर्स आर ऑलवेज कोप्लेनर। अगर दो वेक्टर्स आपको दिए जाएं और आपसे पूछा जाए कि बताओ ये वेक्टर्स कोप्लेनर हैं या फिर नहीं, तो आपने सोचना ही नहीं है। दो वेक्टर्स हमेशा ही कोप्लेनर हो सकते हैं, वो हमेशा कोप्लेनर होंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन आता है तीन वेक्टर्स के ऊपर, है ना, दो से ज्यादा वेक्टर्स जब होंगे तब प्रॉब्लम है। देखो ये जो वेक्टर है x, ये वेक्टर है y डायरेक्शन में, ठीक है, ये कोप्लेनर है, इस बोर्ड में आ गए। जैसे ही थर्ड वेक्टर आया, मान लो कि ये z डायरेक्शन में, अब ये इनके प्लेन में नहीं लाई कर सकता, ठीक है। आप z और x वाले को कह सकते हो कि ये एक प्लेन में है, z और y वाले को कह सकते हो ये एक प्लेन में है, लेकिन x y z जब हम तीनों की एक साथ बात करेंगे तो वो एक प्लेन में नहीं लाई करेंगे, ठीक है। लेकिन हो भी सकता है, मान लो अगर मैं थर्ड वेक्टर ऐसे बना दूं तब वो कोप्लेनर है। तो डिपेंड करता है, थर्ड वेक्टर के केस में हम क्या कहेंगे, हमें चेक करना पड़ेगा, ठीक है। इफ मोर देन टू वेक्टर्स, तो आपको क्या करना है, चेक करना है। यू हैव टू चेक कि वो कोप्लेनर हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, ठीक है। तो आई एम नॉट सेइंग कि वो नहीं होंगे, आई एम सेइंग कि आप चेक करें, ठीक है। अलग अलग सिचुएशंस में अलग अलग आंसर होगा, हम कह नहीं सकते इसके बारे में कुछ भी। नाउ दीज आर लास्ट टू डेफिनेशंस ऑफ वेक्टर्स। उसके बाद में कल जो हम स्टार्ट करेंगे थोड़ा और इंटरेस्टिंग पार्ट होगा, क्योंकि आज तो हमने डेफिनेशंस को ही कवर किया है, ओके। सो दिस इज को इनिशियल वेक्टर्स, वेक्टर विच हैव सेम इनिशियल पॉइंट, ओके। जैसे आपने देखा होगा कि दिवाली में एक बम फट जाता है ना। सो वो जो बम है उसके अंदर कुछ पार्टिकल्स होते हैं ना, एक पार्टिकल ये है, एक पार्टिकल, आई एम जस्ट एज्यूमिंग, ठीक है। जब तक तो वो बम नहीं फटा तब तक तो वो सब एक साथ में है, लेकिन जैसे ही वो फटता है तो वो सभी क्या होते हैं, एक इस डायरेक्शन में उड़ गया, एक इधर उड़ गया, एक इधर उड़ गया, ठीक है। जो उसके पार्ट्स हैं वो अलग अलग डायरेक्शंस में चले जाते हैं। सो दीज आर वेक्टर्स। ये क्या है, वेक्टर्स हैं। ये इस डायरेक्शन में डिस्प्लेस हुआ, ये इधर डिस्प्लेस हुआ, ये इधर डिस्प्लेस हुआ, और सभी का स्टार्टिंग पॉइंट आप देखिए, स्टार्टिंग पॉइंट सेम है, स्टार्टिंग पॉइंट सेम है। सो दीज वेक्टर्स आर को इनिशियल वेक्टर्स। एग्री? ये कैसे वेक्टर्स हैं, को इनिशियल वेक्टर्स हैं, जिनका इनिशियल पॉइंट क्या हो, सेम हो। नाउ नेक्स्ट इज को टर्मिनस वेक्टर। टर्मिनस का मीनिंग होता है खत्म होना, टर्मिनल, या फिर टर्मिनेट करना, यानी कि खत्म होना, फिनिश होना। तो को टर्मिनस वेक्टर्स, वेक्टर्स विच हैव सेम टर्मिनल पॉइंट, ऐसे वेक्टर्स जिनका सेम ही टर्मिनल पॉइंट हो, है ना। तो वो कैसे होंगे, जैसे कि अगर हम इस टेबल पर, ठीक है, या फिर किसी भी अब ये इसके ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, ये इसके ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, इधर से भी कोई फोर्स लगा रहा है, इधर से भी कोई फोर्स लगा रहा है, इस ऑब्जेक्ट को फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है। सभी का जो टर्मिनल पॉइंट है वो सेम है, फिनिश होने वाला पॉइंट सेम है। यहां पर ये क्या होंगे, बाहर की तरफ निकलेंगे, ये सभी वेक्टर्स ऐसे मर्ज होंगे। सो दीज आर को टर्मिनस वेक्टर्स एंड दीज आर को इनिशियल वेक्टर्स। ऑलराइट, सो आई गेस दैट्स ऑल फॉर टुडे। हमने वेक्टर्स की बेसिक डेफिनेशंस की, वेक्टर्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे आज के लेक्चर में हमने ये देखा। अब कल हम देखेंगे कि वेक्टर्स को हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे। ऑलराइट, so we'll meet in next lecture. Till then, keep watching our lectures and thank you.